आज की डेट में बहुत सारे कार ब्रांड्स हाइपर कार्स बना रहे हैं। कोनिग्सेक, हेनेसी, एसएससी और इवन रिमैक जैसे ब्रांड्स की गाड़ियां भी 400 से 450 किलोमीटर की स्पीड को बड़ी आराम से पार कर जाती हैं। और कोनिग्सेक ने तो दुनिया की कुछ सबसे ज़्यादा तेज गाड़ियां बनाने के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, लेकिन उतने नहीं जितने बुगाटी ने बनाए हैं। बुगाटी वेरॉन, फिर वेरॉन ग्रैंड स्पोर्ट विटेस और फिर शेरॉन सुपर स्पोर्ट ने एक के बाद एक लगातार दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज गाड़ियां होने का रिकॉर्ड बनाया है। यानी इस ब्रांड ने ऑलमोस्ट लगातार ही दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज कार्स बनाने के रिकॉर्ड्स हासिल करे हैं। और इसीलिए इस ब्रांड की गाड़ियों की जो इन्फ्लुएंशियल पावर है ना, वो इतनी ज़्यादा है कि बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है। लेकिन आज की जो बुगाटी है उसके सक्सेस के पीछे VW ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि VW ग्रुप के पास इतना पैसा, रिसोर्सेज और इस लेवल की टेक्नोलॉजी थी कि वो इस फीट को अचीव कर पाए। लेकिन VW ग्रुप के अंडर बुगाटी की इस सक्सेस के आगे एक इंसान की कहानी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिसने 90s के दशक में पहली बार बुगाटी को फिर से रिवाइव करा था और इसको इतना ही इन्फ्लुएंशियल ब्रांड बना दिया था जितना ये आज की डेट में है और जितना ये इटोरी बुगाटी के टाइम पर हुआ करता था, यानी कि इसके फाउंडर के टाइम पर जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। इस इंसान की कहानी बहुत हद तक क्रिश्चियन वॉन कोनिग्सेक जैसी लगती है, क्योंकि इन्होंने भी मिस्टर कोनिग्सेक की तरह ही दुनिया की सबसे ज्यादा तेज कार बनाई, खुद अपनी हाइपर कार के लिए इंजन तैयार करे और एक छोटी सी टीम के साथ पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। बस फर्क यह है कि कोनिग्सेक की कंपनी आज तक चल रही है और 90s की बुगाटी 7 से 8 साल में ही निपट गई थी। 90s की बुगाटी की कहानी घूमती है रोमानो आर्तियोली के अराउंड। रोमानो एक बड़े कार डीलर और इम्पोर्टर थे। उनके यहाँ सुजुकी से लेकर फरारी तक हर तरीके की कार के अंदर डील होती थी और अपने बिजनेस से अलग उनके पास क्लासिक कार्स का भी कलेक्शन था, जिसमें उनके पास कई सारी क्लासिक बुगाटीज भी थी। रोमानो का बुगाटीज को लेकर एक अलग ही लगाव था। जब 90s-50s में ओजी बुगाटी बर्बाद होकर बंद हुई थी, तभी से उनके मन में ये बात थी कि वो इस कंपनी को रिवाइव करेंगे पहला मौका मिलते ही, और 1987 में उन्होंने ऐसा करा भी। उन्होंने इस साल बुगाटी के नाम के लाइसेंस खरीद लिए और बनाई बुगाटी ऑटोमोबिली SPA। उनका सपना था कि वो बुगाटी को उसके घर यानी मॉल्सियम फ्रांस के अंदर दोबारा से लॉन्च करें, यानी कि उसी जगह पर जहां पर बुगाटी डिफंक्ट होने से पहले बना करती थी। अब उन्होंने सोची तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि अब उस जगह पर ना तो इस तरीके की गाड़ी बनाने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल थी और ना ही स्किल्ड लेबर, और इसीलिए उन्होंने बुगाटी को इटली की मोटर वैली के अंदर मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन लिया, जहां पर फेरारी, लैम्बोर्गिनी और बाकी स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनीज की फैक्ट्रीज वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, यानी यहाँ पर फैसिलिटीज और इंजीनियर्स दोनों ही अवेलेबल थे। मिस्टर रोमानो के द्वारा बुगाटी के टेक ओवर के बाद उन्होंने जो पहली गाड़ी बनाई वो थी EB110। रोमानो आर्तियोली की सिर्फ एक फिलॉसफी थी, फुल स्पीड अहेड। वो चाहते थे कि EB110 सिर्फ एक कार ना हो, बल्कि वो एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो। उस दौर में बुगाटी के टेक्निकल डायरेक्टर बने थे पाओलो स्तांजानी, जो कि पहले लैम्बोर्गिनी में काम किया करते थे, और उन्होंने नई EB110 को एल्यूमिनियम की शैसी पर बनाने का सोचा था, जैसे वो लैम्बोर्गिनी के टाइम पर अपने करा करते थे। लेकिन आर्तियोली ने उनको इंसिस्ट किया कि भैया गाड़ी तो हमें कार्बन फाइबर शैसी पर ही चाहिए, जो कि काफी ज्यादा लाइट वेट और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अब ये आज की डेट में तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी कार्स ऐसी हैं जो कार्बन फाइबर बॉडी पर ही बनकर आती हैं। लेकिन लेट 80s में ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लगता था, क्योंकि उस टाइम पर कार्बन फाइबर का यूज़ सिर्फ F1 कार्स को बनाने में ही होता था और इस मटेरियल पे बनी रोड कार्स ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। इसके बाद अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो वो भी कुछ ऐसा था जैसा दुनिया ने आज तक नहीं देखा था। लेट 80s में डेवलप हुई EB110 के अंदर 3.5 लीटर का V12 इंजन मिलता था, जिसके अंदर 4 टर्बो चार्जर्स लगे थे। आज की डेट में भी अगर हम देखें ना, तो बुगाटी के अलावा ऐसी कोई प्रोडक्शन कार नहीं है जिसके अंदर 4 टर्बोस लग के आते हो। लेकिन यहाँ पर तो हम 80s की बात कर रहे हैं, सोचो। लेकिन सवाल ये उठता है कि भैया इतने सारे टर्बोस की जरूरत क्या पड़ रही थी? इतने सारे टर्बोस की जरूरत इसलिए थी क्योंकि उस टाइम के हिसाब से 3.5 लीटर का छोटा सा इंजन 550 bhp की पावर निकालता था, जिसके चलते ये गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार सिर्फ 3.4 सेकंड में पकड़ लिया करती थी। और इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड थी वो 355 किलोमीटर पर आवर की थी, और इसी टॉप स्पीड की वजह से ये गाड़ी ऑफिशियली दुनिया की सबसे ज्यादा तेज कार भी बन गई थी। हाँ, वो बात अलग है कि मैक्लारेन F1 ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत ज्यादा टाइम तक कायम रहने नहीं दिया और वो दुनिया की सबसे ज्यादा तेज कार बन गई। लेकिन इससे ये बात तो साबित होती है कि बुगाटी के स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने का जो सिलसिला है वो वेरॉन से नहीं बल्कि EB110 से चालू हुआ था। तो कार इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग थी, लेकिन सिर्फ अच्छी गाड़ी बना लेने से आप मिलियनर्स और बिलियनर्स को गाड़ी नहीं बेच सकते हो। उसके लिए एक इमेज भी क्रिएट करनी पड़ती है, उस लेवल का प्रचार भी करना पड़ता है कि इस तरीके के लोग आपकी गाड़ी को खरीदें, इस तरीके का ऑरा उस गाड़ी का अराउंड बने, और इसी तरीके का ऑरा बनाने में इटालियंस मास्टर होते हैं। रोमानो ने EB110 को दुनिया के सामने लाने से पहले कुछ ऐसी चीजें करी जिससे इस गाड़ी को पहचान तो बहुत बड़ी मिली, इसका कद भी बहुत ज्यादा बड़ा, लेकिन इसकी वजह से बुगाटी कर्ज में भी डूबी और बर्बाद भी हुई। जैसे रोमानो ने बुगाटी की प्रोडक्शन के लिए एक ऐसी फैसिलिटी तैयार करी थी जैसी दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। मैं बात कर रहा हूँ द ब्लू फैक्ट्री की, जो कि 2.4 लाख स्क्वायर मीटर में फैली थी, और ये कोई आम फैक्ट्री जैसी दिखाई बिल्कुल भी नहीं देती थी, बल्कि ये एक सुपर कार्स के टेम्पल जैसी दिखाई देती थी। यहाँ सब कुछ था, एक स्टाइलिश डिजाइनिंग स्टूडियो, हाईटेक इंजन टेस्ट लैब्स, प्रोडक्शन हॉल्स और एक प्राइवेट टेस्ट ट्रैक। ये एक नॉर्मल इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं था, बल्कि एक मॉडर्निस्ट पैलेस था जहाँ पर सपने बनाए जाते थे।
लॉबी में करारा मार्बल लगा था, क्रिस्टल शैंडलियर्स थे और स्टेनलेस स्टील हर जगह यूज करी गई थी। हर कोना चिल्ला चिल्ला के लग्जरी बोलता था और हर जगह पर, चाहे फिर वो खिड़की हो, दरवाजे हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, हर जगह पर ईबी का लोगो लगा हुआ था। आर्तियोली ने सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही फोकस नहीं करा था, बल्कि उन लोगों पर भी करा जो कि उनकी गाड़ियां बना रहे थे। फैक्ट्री में फ्रेश हवा और सनलाइट के लिए ओपन हॉल्स थे, वर्कर्स के लिए एयर कंडीशन असेंबली लाइन थी जो कि उस जमाने के इटली के अंदर अनहर्ड था, और सब लोग एक ही डाइनिंग हॉल में बैठ के खाना खाया करते थे, वो भी वाइट चाइना प्लेट्स के अंदर जिन पर ईबी के लोगो लगे थे। मतलब उन्होंने अंधा पैसा खर्च करा था फैक्ट्री को बनाने में, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बिलियनर और मिलियनर कस्टमर्स जो होते हैं ना, वो गाड़ी को सिर्फ यूं ही नहीं खरीद लेते हैं। लेकिन रोमानो सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी मेक श्योर किया कि जो बुगाटी का लॉन्च इवेंट होगा ना, वो ऐसा होना चाहिए जैसा दुनिया ने कभी ना देखा हो। और इसीलिए उन्होंने एक रेगुलर शोरूम लॉन्च के बजाय EV 110 के लॉन्च के लिए एक ग्लोबल इवेंट रखा, और वो भी 15 सितंबर 1991 को, यानी कि उस एग्जैक्ट दिन जिस दिन इटोरी बुगाटी का 110वां बर्थडे था। और इसी डेट की वजह से इस गाड़ी को ये नाम भी मिला, EB 110। खैर, पेरिस में 2 इवेंट्स रखे गए 2 लग्जूरियस लोकेशंस पर, जहां पर दुनिया भर के 5000 से भी ज्यादा जर्नलिस्ट को बुलाया गया। माना जाता है कि ये इवेंट इतना ज्यादा बड़ा था कि फरारी जैसे स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी का भी बजट बिगड़ जाए। लेकिन मिस्टर रोमानो तो अपनी धुन में सवार थे, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि वो जिस चीज पर इतना खर्चा कर रहे हैं, शायद वो उनके हिसाब से आगे बढ़े ही ना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1991 के एंड में गल्फ वॉर की वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन देखा जा रहा था और सुपर कार्स की मार्केट बहुत तेजी से सैंक हो रही थी, और ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही महंगी थी। इस गाड़ी का प्राइस उस टाइम पर $3.5 लाख का पड़ता था। ये इतना बड़ा नंबर था कि गिरती इकोनॉमी की वजह से मिलियनर लोग भी इस गाड़ी को हाथ लगाने से डर रहे थे। इसीलिए जहां रोमानो ने यह अंदाजा लगाया था कि वो हर साल 100 से भी ज्यादा गाड़ियां बेच दिया करेंगे, वहीं वो पूरे 4 साल के टेन्योर में सिर्फ 123 गाड़ियां ही बेच पाए, यानी कि जो उम्मीद लगाई थी उससे 4 गुना से भी कम। ये सेल्स फिगर इतने ज़्यादा छोटे थे कि बुगाटी अपनी हर एक गाड़ी को नुकसान में बेच रही थी, क्योंकि माना जाता है कि इस गाड़ी की डेवलपमेंट में $200 मिलियन खर्च हो गए थे, जो कि उस टाइम के हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर था। और ये नंबर इतना ज़्यादा बड़ा इसलिए था क्योंकि EB 110 के अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई थी। इसका इंजन भी पूरी तरीके से इन हाउस डेवलप किया गया था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महंगा काम है, जिसकी वजह से ज़्यादातर स्पोर्ट्स कार और हाइपर कार ब्रांड्स ना बाकी बड़ी कंपनी से इंजन खरीद लेते हैं। इसमें कार्बन फाइबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया था, और हर एक गाड़ी इंडिविजुअल की चॉइस के हिसाब से कस्टमाइजेबल भी थी, जिसकी वजह से जो इस गाड़ी की प्रोडक्शन का खर्चा था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। और क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा थी, इसीलिए ये जो लो सेल्स थी ना, ये बुगाटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ी। कार को बनाने से लेकर प्रमोट करने तक रोमानो आर्तियोली ने बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करा था, और इसमें ज़्यादातर जो पैसा था वो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स का ही था, जिसका रिटर्न तो उनको मिला नहीं, लेकिन अच्छा खासा नुकसान जरूर हो गया। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। आर्तियोली ने उस टाइम जनरल मोटर से UK की लोटस कंपनी भी खरीदी थी, ये सोचते हुए कि वो अपनी सुपर कार कंपनीज का एम्पायर बनाएंगे। लेकिन ये भी एक बहुत ज़्यादा गलत फैसला साबित हुआ। लोटस भी बहुत ज़्यादा नुकसान में चली और इस कंपनी को भी उन्हें बेचना पड़ा, और इन्हीं सब की वजह से इवेंचुअली 1995 में बुगाटी को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ गई, और बुगाटी ने उस टाइम पर गाड़ियां बनाना पूरी तरीके से बंद कर दिया। लेकिन मिस्टर आर्तियोली एक जेंटलमैन है, उन्होंने मेक श्योर किया कि उनके जितने भी 220 एम्प्लॉइज हैं उनकी रिमेनिंग सैलरी पूरी की पूरी मिले, इवन दो वो खुद काफी ज्यादा नुकसान में थे। अब 95 में तो बुगाटी बंद हो गई, लेकिन उसकी लेगेसी और उसका नाम कभी खत्म नहीं हुआ। कुछ फॉर्मर बुगाटी इंजीनियर्स ने बी इंजीनियरिंग नाम से एक छोटी सी कंपनी बनाई और लेफ्ट ओवर EB 110 की शैसी पर इदोनी नाम की गाड़ी बनाई, बहुत लिमिटेड नंबर में बनाई थी। और फिर 1998 में VW ग्रुप ने इस कंपनी को खरीद ही लिया था, और खरीदते ही कुछ बहुत ही ज्यादा वाइल्ड रोड वर्दी कॉन्सेप्ट्स बनाए, जैसे कि बुगाटी 112, 118 और 218 जैसी कार्स, जिनमें VW ग्रुप ने अपने दूसरे ब्रांड्स के इंजन लगाए थे, जैसे कि लैम्बोर्गिनी वगैरह के। और जो 118 कॉन्सेप्ट था उसमें पहली बार 6.5 लीटर का W18 इंजन लगाया गया। और इन कॉन्सेप्ट्स के लगभग 5 से 6 साल के बाद, यानी कि 2005 में आई दुनिया की सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हाइपर कार, यानी कि बुगाटी की वेरॉन। अब ये गाड़ी कोई इंट्रोडक्शन की मोहताज तो है नहीं, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हो। इसने एक के बाद एक स्पीड रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन अगर शायद EB 110 ना होती तो VW को भी इस डायरेक्शन में जाने की इंस्पिरेशन नहीं मिलती। मिस्टर रोमानो आर्तियोली पूरी तरीके से तो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने बिना किसी बड़ी कॉर्पोरेशन के एक ऐसी गाड़ी बनाई जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चलती थी। और क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा काम बिना किसी बड़ी कॉर्पोरेशन के करा, इसीलिए मुझे इनकी कहानी ना काफी हद तक क्रिश्चियन वॉन कोनिग्सेक जैसी लगती है। और अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो और उनकी कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस कहानी के बारे में अपने विचार भी जरूर छोड़ के जाइएगा। थैंक यू।